गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर की अगर बात करी जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उसके सब टॉपिक में एक टॉपिक था और वो सब टॉपिक क्या था? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक का क्या नाम था? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहला हमने पढ़ा हुआ था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं कि मिट्टी के एक तो टुकड़ों को छोटे पार्टिकल्स में मतलब छोटे पाउडरी फॉर्म या छोटे शेप में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और दूसरा उसकी लेवलिंग करते हैं। नीचे की मिट्टी को ऊपर लेते आते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे लेते जाते हैं। उसके पीछे का कारण भी हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सोइंग। सोइंग मतलब सीड्स को बोना फील्ड्स में। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था, उसमें भी डिफरेंट हमने मैकेनिज़म्स देखे थे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए थे वो सीड्स को सो करने के लिए, वो भी हमने देखा था। फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स के बारे में देखा था। उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स के बारे में डिफरेंसेस भी हमने पढ़े हुए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स में डिफरेंस क्या होते हैं, उनमें कौन सा ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इरिगेशन, मतलब पानी वगैरह डालने की जो प्रोसेस होती थी, उसके बारे में हमने पूरा ढंग से पढ़ा हुआ था। उसमें कई सारे ट्रेडिशनल मेथड्स भी थे, फिर मॉडर्न मेथड्स भी थे। वो सारी चीज़ें हमने ये देख रखी है। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत डिटेल में पढ़ी हुई थी, वो था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। और हम क्यों प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब वीड्स को हमें रिमूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वीड्स हमारे खेतों के लिए अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, वीड्स कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो हमने पहले जो भी वीड्स के बारे में पढ़ा हुआ था उसमें सिंपली हमने यही देखा था, या तो हम हाथ से ही उसको प्लग कर लेते हैं, या फिर हैंड हेल्ड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हंसिया करके एक होता है, उसका यूज़ करके इन वीड्स को हटा देते हैं। वहाँ पे जाके उस खेत में जाके एक एक करके सारे पौधों को उखाड़ पाना, ये वाला प्रोसेस होता है। तो अगर छोटा सा खेत है फिर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे से खेत में तो हम ये प्रोसेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। या हो सकता है फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, इतना भी ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा कि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन उसी में बस लगे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है छोटे खेतों के साथ में। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ढेर सारा खेत है या बहुत बड़े से एरिया में फैला हुआ है खेत है, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा वीड्स को रिमूव करना, ठीक है, जिसको हम वीडिंग भी बोल रहे थे। अब एक नया टर्म यूज़ होता है, वो है वीडीसाइड्स, ठीक है। वीडीसाइड्स क्या होता है? सेम वीड्स को रिमूव करने का ही प्रोसेस है, लेकिन इस सिचुएशन में केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है। तो जब हम हाथ से उखाड़ रहे थे या फिर नेचुरल प्रोसेस से उखाड़ रहे थे, वीड्स को रिमूव कर रहे थे, उसको हम बोलते थे वीडिंग। लेकिन वहीं अगर केमिकल्स का यूज़ करके अगर हम वीड्स को रिमूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे वीडीसाइड्स, या फिर इन केमिकल्स को हम वीडीसाइड्स बोलेंगे, ठीक है। वीडीसाइड्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है 2,4-D, ठीक है। ये इसका नाम है, एक तरीके का केमिकल का नाम है जो कि वीडीसाइड का काम करता है, जो कि वीड्स को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। सोचो कितना ज़्यादा ये स्मार्ट होते होंगे, या इंसानों ने ऑब्वियसली ये केमिकल्स बनाए हुए हैं। अब ये केमिकल्स इतने स्मार्टली बनाए जाते हैं कि ये केमिकल्स सिर्फ और सिर्फ जो वीड्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी जो आपकी क्रॉप है उस क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, है ना। तो दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। तो वीडीसाइड्स को पानी के साथ में घोला जाता है
और उतना ही घोला जाता है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो जब किसान मार्केट में जाता है वीडीसाइड्स खरीदने, तो वहाँ पे उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि अगर इतना खेत है तो इतने खेत में अगर आपको चलाना है या वीडीसाइड्स यूज़ करने हैं तो कितना आप वीडीसाइड्स में कितना पानी घोलोगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से स्पेसिफाई की जाती हैं। तो चला कि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल्स मिला दिए तो वो भी ज़्यादा नुकसान करेगा, ज़रूरत से कम अगर केमिकल्स आपने मिला दिए तो वीड्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, या इम्पैक्ट भी पड़ा तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा कि वीड्स पूरे के पूरे ख़त्म हो सकें। तो इसलिए वो राइट अमाउंट ऑफ वीडीसाइड्स होना ज़रूरी होता है जो कि हम पानी में घोलते हैं, ठीक है। और उसको स्प्रेयर के थ्रू फील्ड्स में डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कोई एक बैकपैक टाइप का कुछ होता है सिस्टम, उसी के अंदर वो वीडीसाइड्स पानी के साथ में घुले हुए होते हैं और वो कनेक्ट होता है एक पाइप के थ्रू एक स्प्रेयर से, और इसी तरीके से स्प्रे किया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपने देख रखी हैं, आपके यहाँ पे सभी के घरों में ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करना मतलब कटाई करना। फसल में जब आप वीडीसाइड्स वगैरह डाल दोगे, सबसे पहले जो है खेत को जब तैयार कर दिया, उसके बाद सो कर दिया आपने, सो करने के बाद आपने उसमें मैन्योर्स वगैरह मिला दिए तो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ होगी, पानी मिला दिया तो फिर उसकी ग्रोथ और तेज़ी से होगी। उसके बाद उसके साथ में कुछ वीड्स वगैरह आ जाएंगे, वीड्स को रिमूव कर दिया तो अब जो है इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब इसके बाद एक प्रोसीजर बचता है, आखिरी प्रोसीजर एटलीस्ट खेत में, वो है हार्वेस्ट करना, मतलब कटाई करना। चूँकि अब उसको कोई प्रॉब्लम थी नहीं, जो भी फसल आपने बोई हुई थी उसकी ग्रोथ में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी थी, तो ग्रो तो कर ही जाएगा वो अपने आप से। ग्रो करने के बाद जब वो फसल पक के तैयार हो जाएगा, अब आता है हार्वेस्ट करने की बारी या फिर हार्वेस्टिंग की बारी। तो कह रहा है हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन क्या है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। मैच्योर मतलब अब पूरा पक के तैयार हो गया है। आप मैच्योर कब होते हो? जब आपकी उम्र 18 साल, 20 साल, 21 साल से ऊपर हो जाती है। जब आप काफ़ी जैसे बड़े लोग होते हैं, आपके घर में ज़िम्मेदार लोग होते हैं, उनकी तरह जब आप सोचने लगते हो तो आपको बोला जाता है कि अब ये मैच्योर हो रहा है या फिर हो गया है, ठीक है। ऐसे ही जो भी फसल होती हैं उनकी जो सबसे टॉप समझ लो, उनके अंदर जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद जो सबसे लास्ट स्टेज होता है उसी को बोलते हैं मैच्योर होना, ठीक है। तो जब वो मैच्योर हो चुका होगा, पक चुका होगा, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करने की बारी आती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो दो तरीके हैं हार्वेस्ट करने का, या तो उसको पुल आउट किया जाता है, खेत में से जड़ सहित उसको उखाड़ दिया जाता है, जैसे कई सारे पौधों के साथ में किया जा सकता है। कई बार चने के खेतों में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। और कई बार जो है उसको काट के भी अलग किया जाता है। तो दोनों ही तरीके हैं, और ज़्यादा कन्वीनियंट वैसे उखाड़ने से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उसको काट के अलग करना, हार्वेस्ट करना, ठीक है। तो इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ्स फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो जनरली गेहूं हो गए या चावल हो गया, इस तरह के क्रॉप्स 3 या 4 महीने में पक के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। सिकल, इसी को हसिया बोलते हैं, आपके यहाँ पे भी शायद हसिया ही बोलते होंगे, और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो अगर हार्वेस्टिंग की बात करी जाए तो हार्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। एक तो सिकल का यूज़ करके, दूसरा हार्वेस्टर का यूज़ करके। सिकल आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इसमें लेबर चाहिए होता है, बहुत सारे लोग ये सिकल का यूज़ करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही काट पाते हैं। उसकी जगह पर अगर हार्वेस्टर यूज़ किया जाए, हार्वेस्टर एक बड़ा सा मशीन होता है और वो एक ही बार में आके कितना ही बड़ा से बड़ा खेत क्यों ना हो, बहुत कम टाइम में उस पूरे खेत की कटाई कर देता है। In harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. अब क्या होता है, हार्वेस्ट करने के बाद एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमें ग्रेन्स चाहिए थे, उस ग्रेन के साथ में हमने शाफ भी उठा लिया। एक वो जो स्टॉक है, स्टॉक भी रख रखा है, मतलब स्टॉक के ऊपर जो ग्रेन्स लग रहे थे, ये पूरा स्टॉक भी आपने काट रखा है। अब स्टॉक में से ग्रेन को अलग करना भी एक टास्क है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
थ्रेशिंग, तो ग्रेन्स को शाफ्ट से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। और जनरली ये थ्रेशर का यूज़ करके किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। थ्रेशर आपके घरों में होता होगा, आपके घरों में अगर नहीं भी होगा तो आपके घर के लोग तो यूज़ करते ही करते हैं। जब भी कटाई वगैरह होती है उसके बाद से जब गेहूं को उसके पौधे से अलग करना होता है तो वहाँ पे थ्रेशर का यूज़ करते ही करते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन भी एक मशीन होता है जिसका यूज़ करके हम थ्रेशिंग करते हैं, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। तो हार्वेस्टर जो है आपके खेतों में वो जो बड़ी बड़ी सी मशीनें आती हैं वो दोनों ही काम एक साथ में कर देती हैं। वो हार्वेस्ट भी कर देती हैं और साथ में थ्रेशिंग भी कर देती हैं। सोचो कितना ज़्यादा टाइम बच रहा है। अगर वहीं उसकी जगह पे सिकल का यूज़ किए होते तो सिकल का यूज़ करने से पहले तो हम खेत में से फसलों को काटते, फिर उसके ग्रेन्स को अलग करने के लिए वापस से एक मशीन में हमें डालना पड़ता। तो एक तो हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा उसमें लग रही है, ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, थ्रेशर का यूज़ करते हैं। थ्रेशर या फिर कंबाइन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो कंबाइन में दोनों ही चीज़ें होती हैं। क्या, वो जो हार्वेस्ट करने के लिए भी मशीन होती है और थ्रेशिंग करने के लिए भी एक मशीन होती है। तो तुरंत के तुरंत हार्वेस्ट किया और तुरंत के तुरंत उसको थ्रेशिंग करके सेपरेट कर दिया ग्रेन्स को शाफ्ट से, ठीक है। तो आई होप ये हार्वेस्टिंग का ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे। और अगर हम थ्रेशिंग की बात करें तो थ्रेशिंग के लिए भी 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो आपका वो जो कंबाइन है वो भी थ्रेशिंग का काम कर देगा, दूसरा एक थ्रेशर होता है, थ्रेशर भी वही सेम काम करेगा। तो अगर हम देखें हार्वेस्टिंग में तो ओवरऑल 3 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हो रहा है। एक तो सिकल का, दूसरा कंबाइन का और तीसरा थ्रेशर का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।